एक औसत इंसान के शरीर में ना आकाशगंगा के तारों से भी ज्यादा कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। और सदियों तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हमारे ही अंदर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक हैरान कर देने वाली बात है। सही में ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि हम अपनी आंखें खोलते हैं और बस मान लेते हैं कि जो कुछ भी सामने दिख रहा है, जैसे पेड़, इमारतें, आसमान, बस वही पूरी वास्तविकता है। हमें लगता है कि हमारी दृष्टि एकदम संपूर्ण है। हाँ, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। इंसान जिस भौतिक दुनिया का अनुभव करता है वो असल में मौजूद कुल चीजों का महज एक छोटा सा अंश है। एकदम छोटा सा अंश, क्योंकि हमारे चारों ओर और यहाँ तक कि हमारी त्वचा के ठीक नीचे एक ऐसा अदृश्य जीव जगत काम कर रहा है जो किसी भी साइंस फिक्शन कहानी से कहीं ज्यादा जटिल और विशाल है। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का मुख्य मकसद इसी अदृश्य जीव जगत की परतों को खोलना है। हम इस यात्रा की शुरुआत ना पानी से भरे एक साधारण फ्लास्क से करेंगे। अच्छा, पानी का फ्लास्क। हाँ, और समझेंगे कि कैसे कांच के एक छोटे से टुकड़े ने हमारे ज्ञान की सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। फिर हम रॉबर्ट हुक की खोजों पर बात करेंगे, पादप और जंतु कोशिकाओं की जटिल वास्तुकला को देखेंगे और आखिर में प्रकृति के एक ऐसे अपवाद पर ठहरेंगे जो इस पूरे सूक्ष्म जगत की परिभाषा को ही पलट देता है। चलिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोशिका क्या है या ये अदृश्य जगत कैसा दिखता है, इस पर आने से पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि हमने इसको खोजा कैसे। सही सवाल है। क्योंकि देखिए, इंसान की आंखों की तो एक स्पष्ट सीमा होती है ना। एक निश्चित आकार से छोटी चीजों को इंसान बिना किसी उपकरण के देख ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं देख सकता। तो इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे बहुत ही बुनियादी चीजों से खुले थे। जैसे आपने भी जिक्र किया, पानी से भरा हुआ एक गोल्ड फ्लास्क। शुरुआत में लोग पानी से भरे इस फ्लास्क को एक प्राकृतिक आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते थे। असल में पानी से भरा वो फ्लास्क केवल चीजों को बड़ा नहीं कर रहा था, वो प्रकाश के व्यवहार को बदल रहा था। मतलब लाइट बेंड हो रही थी। एकदम सही। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और किरणें मुड़ जाती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी मुड़ाव के कारण उस फ्लास्क के पीछे रखी वस्तु बड़ी दिखाई देती थी। लेकिन सिर्फ पानी के फ्लास्क से तो हम सेल्स नहीं देख सकते ना। विज्ञान की असली दिशा तब बदली जब इंसानों ने ये समझ लिया कि वो खुद इस अपवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कांच को एक खास तरीके से तराशना शुरू किया जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता था। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल। जब प्रकाश इन विशेष रूप से तराशे गए कांच के टुकड़ों से गुजरता था तो किरणें एक बहुत ही सटीक कोण पर झुकती थीं। इससे किसी भी सूक्ष्म वस्तु का एक बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता था और प्रकाश को मोड़ने की इसी कला ने माइक्रोस्कोप के निर्माण की नींव रखी। और इसी टेक्निक के दम पर इतिहास में 1665 का वो साल आता है जिसने जीव विज्ञान की पूरी नींव ही रख दी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने अपने एक शुरुआती माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक बेहद पतला टुकड़ा रखा। कॉर्क यानी पेड़ की छाल का हिस्सा। हाँ, वही। और जब उन्होंने उस लेंस से देखा तो उन्हें उस छोटे से टुकड़े में असंख्य छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखे। वो बिल्कुल किसी मधुमक्खी के छत्ते के खानों जैसे लग रहे थे। एकदम लाइन से बने हुए छोटे कमरे। सही कहा। और क्योंकि वो एक के बाद एक कतार में बने छोटे कमरों की तरह दिखते थे, हुक ने उन्हें लैटिन भाषा के शब्द से प्रेरित होकर कोशिका या सेल नाम दिया। हुक की खोज ऐतिहासिक तो थी, पर उसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। वो क्या? कॉर्क असल में एक निर्जीव पदार्थ है, इसलिए रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो जीवित कोशिकाएं नहीं थीं, बल्कि मृत कोशिकाओं के बाहरी आवरण थे। उन्हें केवल एक सूखा हुआ ढांचा दिखाई दिया था। ओह, मतलब उनके अंदर का जीवन बहुत पहले खत्म हो चुका था। हाँ, कहानी में असली जान तो 1670 के दशक में आती है जब एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने इस क्षेत्र में कदम रखा। देखिए, लीवेनहुक लेंस बनाने की कला में एक मास्टर थे। उन्होंने हुक के लेंस से बेहतर लेंस बनाए? बहुत बेहतर। उन्होंने हुक के लेंसों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत, स्पष्ट और शक्तिशाली लेंस बनाए। ये नए लेंस प्रकाश को और भी अधिक सूक्ष्मता से मोड़ सकते थे। अगर रॉबर्ट हुक की खोज को एक एनालॉजी से समझा जाए तो ये ऐसा था जैसे कोई दूर से किसी बहुमंजिला इमारत को देख रहा हो। हुक को सिर्फ उस इमारत का बाहरी ढांचा और खाली कमरे ही दिखे। सही तुलना है।
लेकिन ल्यूवेनहॉक ने अपने उन नए बेहतर लेंसों के जरिए उस इमारत के एकदम करीब जाकर खिड़कियों के अंदर झांका और पहली बार उन कमरों के किराएदारों को देखा। वो पहली बार जीवित सूक्ष्म जीवों को देखने वाले व्यक्ति बने, जैसे कि पानी की बूंद में तैरते जीवाणु और रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या लेंस की टेक्नोलॉजी ही वो असली कुंजी थी जिसने विज्ञान की दिशा बदल दी? बिल्कुल। विज्ञान के विकास में तकनीक की भूमिका यहीं स्पष्ट होती है। इंसान के पास जिज्ञासा तो हमेशा से थी, लेकिन ल्यूवेनहॉक के लेंस रूपी उस बेहतर आँख के बिना हम जीवन के उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते थे। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ल्यूवेनहॉक ने खिड़की से अंदर तो झांक लिया, लेकिन असली पहेली तो ये थी कि इन कमरों के अंदर असल में चल क्या रहा है और ये किस चीज से बने हैं। और अगर हम इसको वास्तुकला के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही सटीक तुलना उभर कर सामने आती है। एक ईंट की दीवार और प्याज की झिल्ली की तुलना। अच्छा। जिस तरह एक विशाल इमारत की मूलभूत इकाई एक ईंट होती है, ठीक उसी तरह दुनिया के हर सजीव प्राणी का निर्माण इन्हीं सूक्ष्म कोशिकाओं से होता है। और इस वास्तुकला के अंदर झांकने पर पता चलता है कि कोशिका महज एक खाली डिब्बा नहीं है, ये तो एक अत्यधिक जटिल और व्यवस्थित रासायनिक प्रणाली है। हाँ, और मुख्य रूप से कोशिका को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वही है ना जो पोरस होती है? बिल्कुल, ये सरंध्रा या पोरस होती है और इसका मुख्य कार्य ये तय करना है कि कोशिका के अंदर क्या प्रवेश करेगा और क्या बाहर निकलेगा। अगर मैं इसे एक हाईटेक कॉर्पोरेट कैंपस की तरह देखूं, तो ये कोशिका झिल्ली उस कैंपस का मुख्य सिक्योरिटी गेट है, एक गेटकीपर की तरह। एकदम सही पकड़ा आपने। और फिर इस कैंपस के बीचों बीच दूसरा मुख्य भाग होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये उस कॉर्पोरेट कैंपस के सीईओ का ऑफिस है, जहां से कोशिका की वृद्धि और नियंत्रण के सारे निर्देश जारी होते हैं। हाँ, और तीसरा भाग है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। ये झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा हुआ जेली जैसा पदार्थ होता है। तो अगर केंद्रक सीईओ का ऑफिस है, तो ये कोशिका द्रव्य वो मुख्य फैक्ट्री फ्लोर है जहां सारा काम होता है, जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सही बात है, सारा एक्चुअल काम वहीं होता है। पर रुकिए, यहां मुझे एक उलझन है। अगर ये कोशिका झिल्ली सिर्फ एक आवरण है, तो ये इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती है कि रसायनों को पहचान सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये कोई एआई सिस्टम या कोई इंसान तो है नहीं जो दरवाजे पर आईडी कार्ड चेक कर रहा हो। फिर ये कैसे तय करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं? देखिए, झिल्ली कोई साधारण छलनी नहीं है जो सिर्फ आकार के आधार पर चीजों को छांटे। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और स्वचालित रासायनिक विज्ञान काम करता है। कैसा विज्ञान? बीच में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन चैनल या रिसेप्टर लगे होते हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल एक ताला और चाबी की तरह काम करते हैं। अच्छा, लॉक इन की मैकेनिज्म? बिल्कुल। जब शरीर का कोई आवश्यक रसायन या पोषक तत्व झिल्ली के पास आता है, तो उसकी रासायनिक संरचना उस रिसेप्टर के साथ पूरी तरह से मेल खानी चाहिए। यानी चाबी ताले में फिट बैठनी चाहिए? हाँ, जब वो दोनों एक विशिष्ट रासायनिक तरीके से जुड़ते हैं, तभी वो प्रोटीन चैनल खुलता है और उस पदार्थ को अंदर जाने देता है। वाह! इसके अलावा एक और भौतिक प्रक्रिया काम करती है, जिसे सांद्रता का अंतर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसमें पदार्थ प्राकृतिक रूप से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं। जैसे एक ढलान पर पानी का बहना। एकदम वैसा ही। यह पूरी तरह से एक स्वचालित भौतिक और रासायनिक पहचान प्रणाली है। ये सच में हैरान करने वाला है कि प्रकृति ने अरबों साल पहले नैनो स्केल पर इतना सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर लिया था। है ना? ये वाकई अद्भुत है। अब अगर हर जीवित प्राणी, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, इन्हीं कोशिकाओं रूपी फैक्ट्रियों से बना है, तो एक पौधा और एक इंसान बाहर से इतने अलग क्यों दिखते हैं? इसका जवाब उनकी विशिष्ट सूक्ष्म वस्तुकला में छिपा है। अगर हम लैबोरेटरी के परीक्षणों को देखें, तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे वो प्याज की झिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, जब प्याज की झिल्ली को, जो कि एक पादप कोशिका है, लाल या गुलाबी रंग के सेफ्रेनिन से रंगा जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो जो चित्र उभरता है वो एकदम सख्त होता है। कोशिकाएं बहुत सघन और आयताकार दिखती हैं। बिल्कुल, और बिना किसी अंतराल के एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई दिखाई देती हैं, ठीक एक पक्की ईंट की दीवार की तरह। और इसके ठीक विपरीत जब जंतु कोशिका का परीक्षण किया जाता है, जैसे मानव गाल के अंदर की कोशिकाओं को जब मिथिलीन ब्लू से रंगा जाता है, तो वो एकदम अलग दिखती हैं। हाँ, वो कोशिकाएं पतली, चपटी, अनियमित आकार की और बहुभुजाकार यानी पॉलीगोनल दिखती हैं।
वो ईंटों की तरह एक कतार में नहीं होती, बल्कि एक बिखरी हुई संरचना बनाती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका सीधा संबंध जीवों के अस्तित्व और उनकी जीवन शैली से है। देखिए, पौधे अपनी जगह से चल फिर नहीं सकते। हाँ, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। बारिश, तेज हवाओं और मौसम की मार से बचने के लिए वो कहीं छिप नहीं सकते। इस स्थिरता ने पौधों को सूक्ष्म स्तर पर अपना खुद का एक कठोर कवच विकसित करने के लिए मजबूर किया। अच्छा, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर इतना रिजिड होता। बिल्कुल। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अत्यधिक सख्त परत होती है। इसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। जो कि सेलुलोज से बनी होती है? सही कहा, जो बायोलॉजिकल केवलार की तरह आपस में गूंथकर एक बेहद मजबूत जाला बनाता है। यही भित्ति पौधों को वो यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है जिससे वो आंधी तूफान में भी सीधे खड़े रह पाते हैं। और जंतु कोशिकाओं में ये भित्ति होती ही नहीं है? एकदम नहीं होती। पर देखिए, पौधों के पास सिर्फ सुरक्षा का ही मसला तो नहीं है ना, उन्हें अपना भोजन भी खुद बनाना होता है। जानवर तो भोजन ढूंढने के लिए चलकर जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए पादप कोशिकाओं के अंदर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट्स मौजूद होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, ये हरे रंग के लवक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूरज की रोशनी को सीधे ऊर्जा और भोजन में बदलते हैं। ये पौधों का अपना इनबिल्ट रसोई घर है। और इसके साथ ही पौधों में एक बड़ी राजधानी यानी लार्ज वैक्यूल भी पाई जाती है ना, जबकि जंतुओं में ये या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत छोटी होती है। हाँ, और उस बड़ी राजधानी का काम सिर्फ पानी और पदार्थों को संग्रहित करना नहीं है, वो पौधे को सीधा खड़ा रखने में एक बहुत बड़ी भौतिक भूमिका निभाती है। पर एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। एक पानी की थैली किसी पेड़ को सीधा खड़ा कैसे रख सकती है? कल्पना कीजिए एक गुब्बारे की, जिसे एक गत्ते के मजबूत बक्से के अंदर रखा गया है। ठीक है। यहाँ गत्ते का बक्सा है कोशिका भित्ति और गुब्बारा है राजधानी। जब ये राजधानी पानी से पूरी तरह भर जाती है तो वो फूलकर कोशिका भित्ति पर अंदर से एक बाहरी दबाव डालती है। ओह, इस दबाव को टुरगोर प्रेशर कहते हैं ना? बिल्कुल सही। इसी आंतरिक हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से एक पौधा बिना किसी कंकाल या हड्डियों के भी एकदम सीधा और तना हुआ खड़ा रह पाता है। और जब पानी कम हो जाता है तो प्रेशर घट जाता है और पौधा मुरझा जाता है। एकदम वैसा ही होता है। ये दबाव का तंत्र वाकई अद्भुत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंतु कोशिकाओं में इस कोशिका भित्ति और बड़े टुरगोर प्रेशर का न होना ये कोई कमी नहीं है, ये एक विकासवादी फायदा है। बिल्कुल। क्या इसी वजह से जानवर और इंसान इतने लचीले होते हैं और आसानी से दौड़ या छलांग लगा सकते हैं? सही समझे आप। अगर जंतुओं की हर कोशिका के चारों ओर लकड़ी जैसी सख्त कोशिका भित्ति होती तो एक इंसान या जानवर अपनी उंगलियां तक नहीं मोड़ पाता। वो तो पत्थर की मूर्ति की तरह हो जाते। हाँ, जंतुओं के विकास में लचीलापन बहुत जरूरी था ताकि वो शिकार कर सकें और अपने पर्यावरण में तेजी से घूम सकें। इसलिए जंतु कोशिकाओं ने कठोर भित्ति का त्याग कर दिया और उसके बजाय शरीर का वजन संभालने के लिए स्केलेटन विकसित कर लिया। बिल्कुल, एक आंतरिक ढांचा यानी कंकाल तंत्र बना लिया। अब देखिए, रूप और कार्य का ये तालमेल सिर्फ पौधों और जंतुओं के बीच नहीं है। एक ही शरीर के भीतर भी सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। सही बात है। कोशिकाएं अपने काम के हिसाब से अपने रूप या आकार को पूरी तरह बदल लेती हैं। इसके दो बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। पहला तो पेशी कोशिकाएं यानी मसल सेल्स हैं। ये कोशिकाएं लंबी, पतली, लचीली और स्पिंडल शेप्ड होती हैं, बीच में से चौड़ी और किनारों से नुकीली। हाँ, और इनका ये विशेष आकार इन्हें रबर बैंड की तरह सिकुड़ने और वापस फैलने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए आमाशय यानी स्टमक में यही पेशी कोशिकाएं लगातार सिकुड़कर और शिथिल होकर भोजन को मथने और पचाने का यांत्रिक काम करती हैं। और दूसरा उदाहरण है तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका का आकार पेशी कोशिका से बिल्कुल उलट होता है। ये लंबी और बहुत अधिक शाखित यानी ब्रांच्ड होती है। दिखने में ये बिजली के तारों के एक जटिल नेटवर्क या पेड़ की जड़ों जैसी लगती है ना? एकदम वैसी ही। और इसका आकार ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका काम सिकुड़ना नहीं बल्कि शरीर में तेज गति से संदेश पहुंचाना है, ताकि सिग्नल जल्दी पास हो सकें। हाँ, इसकी लंबी शाखाएं इसे अन्य कोशिकाओं के साथ जुड़ने और मस्तिष्क से लेकर शरीर के सबसे दूर के हिस्सों तक
मिलीसेकंड्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रसारित करने में सक्षम बनाती हैं। आकार ये तय करता है कि वो कोशिका क्या काम कर पाएगी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर इस पूरी व्यवस्था को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाए तो जीवन का पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ लाइफ सामने आता है। अगर हम इसको थोड़े व्यापक नजरिए से देखें तो ये पदानुक्रम समझाता है कि कैसे सूक्ष्म इकाइयां मिलकर एक विशाल और जटिल जीवन का निर्माण करती हैं। इसे एक देश के निर्माण की तरह देखा जा सकता है। इस पदानुक्रम का पहला स्तर है कोशिका, जो जीवन की मूल इकाई है। इसे देश का एक नागरिक माना जा सकता है। और जब बहुत सी समान कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई एक खास काम करती हैं तो वो ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। ये दूसरा स्तर है जो सरकार के एक विभाग की तरह काम करता है। फिर विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग या ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हृदय या आमाशय। इसे एक शहर मान लीजिए। सही है। और कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे आमाशय, आंतें और लिवर मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। ये एक पूरे राज्य जैसा है। और आखिर में जब ये सभी तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एक साथ मिल जाते हैं तो एक संपूर्ण जीव बनता है, एक पूरा देश। और इस देश के सुचारू रूप से चलने के लिए उस सबसे सूक्ष्म नागरिक यानी कोशिका का अपना काम सही से करना सबसे जरूरी है। ये पदानुक्रम बहुत सफाई से स्पष्ट करता है कि किसी जटिल जीव का शरीर कोई एक अकेली मशीन नहीं है। ये अनेक सूक्ष्म मशीनों के आपसी तालमेल का परिणाम है। किसी भी एक सूक्ष्म स्तर पर होने वाली गड़बड़ी पूरे जीव को प्रभावित कर सकती है। अभी तक की हमारी चर्चा इसी बात के इर्द गिर्द रही कि कोशिकाएं कितनी सूक्ष्म होती हैं और उनके अंदर की हलचल देखने के लिए हमें लेंस और माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हाँ, ज्यादातर कोशिकाएं तो ऐसी ही होती हैं। लेकिन प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं और उसे उन नियमों को तोड़ने में बहुत मजा आता है। प्रकृति में एक ऐसा अपवाद मौजूद है जो सूक्ष्म जगत की इस पूरी अवधारणा को ही चुनौती देता है। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। अधिकांश कोशिकाएं नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में नापी जाती हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका इतनी विशाल है कि उसे दोनों हाथों से उठाया जा सकता है, और वो है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के अंडे का पीतक, जिसे हम योक कहते हैं। जीव विज्ञान के नजरिए से ये एक बेहद दिलचस्प अपवाद है। शुतुरमुर्ग के अंडे के पीतक का व्यास लगभग 130 मिलीमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर तक हो सकता है। मतलब 6 से 7 इंच बड़ी एक अकेली कोशिका। बिल्कुल। इसे देखने के लिए किसी मैग्नीफाइंग लेंस, किसी माइक्रोस्कोप या ल्यूवेनहुक की टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। इसे सीधे आंखों से बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है। ये विरोधाभास कितना अद्भुत है ना। ये यात्रा पानी की एक छोटी सी बूंद और कांच के टुकड़ों से शुरू हुई थी ताकि उस चीज को देखा जा सके जो आंखों से ओझल है। और इसी सफर में हमने कोशिका के अंदर के उन रासायनिक सुरक्षा फाटकों को समझा, केंद्रक के नियंत्रण कक्ष को देखा और पौधों की मजबूत दीवारों के दबाव तंत्र को भी जाना। पर इस यात्रा के अंत में एक ऐसी एकल जीवित कोशिका सामने आती है जो इतनी विशाल है कि वो हाथों में समा सकती है। यही तो इस विज्ञान की असली खूबसूरती है। सही में। देखिए, जब भी कोई इंसान अपना हाथ हिलाता है या किसी को देखकर मुस्कुराता है या कोई बहुत गहरा विचार सोचता है, तो ये कोई एक साधारण क्रिया नहीं होती। उस इंसान के शरीर के भीतर, उस अदृश्य जीव जगत में लाखों करोड़ों विशेष कोशिकाएं एक निखुट सिम्फनी की तरह एक साथ काम कर रही होती हैं। वो लगातार अपना आकार बदल रही हैं, रासायनिक संकेत भेज रही हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं। और ये सब केवल इसलिए होता है ताकि एक विचार या एक मुस्कान संभव हो सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 17वीं शताब्दी में जब एक साधारण कांच के लेंस का आविष्कार हुआ तो उसने शरीर के अंदर छिपे इस पूरे ब्रह्मांड को उजागर कर दिया और जीवन के प्रति मानव सभ्यता की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। तो आज इसी वक्त हमारे आसपास